ये घटना आज से करीब 10 साल पहले की है। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल की थी और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ फ़ोटो खींचने का पार्ट टाइम किया करता था। ये काम मैं अपने मामा जी के लड़के के साथ किया करता था। हालांकि वो गांव के हिसाब से मेरे मामा जी ही लगते हैं, क्योंकि मेरी माँ उनके गांव की ओर की है। कहानी उन दिनों की है। दीपावली के आसपास का टाइम था। हल्की हल्की सर्दी का वक्त था। मैं और मेरे मामा जी का लड़का नेमी चंद दोनों किसी काम के लिए आंधी गांव के आगे किसी प्रोग्राम का फोटोग्राफ लेने गए थे। हम लोग वहां से करीब 11 बजे फ्री हुए और दोनों ही रात में वहां से निकल गए। करीब 12:30 बजे हम लोग दिल्ली रोड पर आ चुके थे। हम स्कूटर से आ रहे थे। मेरे पास दोनों कैमरों का सामान था और मैं पीछे बैठा था। धीरे धीरे हम लोग अपने घर की ओर जा रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। वहाँ ना कोई ट्रक था और ना ही कोई गाड़ी। उस समय रोड पर लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी। रात इतनी गहरी थी कि स्कूटर की हेडलाइट किसी टॉर्च की तरह लग रहे थे। कुछ दूर आते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगी। एक तरह से आंधी आने लगी। धूल की वजह से हमें स्कूटर रोकना पड़ा। अचानक आई इस आंधी से मन में शंका होने लगी और ये भी लगा कि इस मौसम में आंधी कैसे आ सकती है। गर्मी के मौसम में तो फिर भी ऐसा हो सकता है। खैर, हम लोग स्कूटर साइड में लगाकर खड़ा किया और आंधी रुकने का इंतज़ार करने लगे। उस वक्त करीब रात के 1 बज चुके होंगे जब हम लोग किसी के रोने की आवाज़ सुनकर चौंके। कोई महिला ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। मैंने भैया को बोला, इस समय कौन रो रहा है और ये आंधी रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? तो इस पर वो बोला, भाई पास ही में एक कब्रिस्तान है और हो ना हो ये कोई ऊपर की बला है। ये बोलते बोलते वो पसीना पसीना हो गया। सर्दियों की रात में भी वो पसीने से पूरी तरह से भीग गया। मैं उस समय इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। तो मैं बोला, क्या भैया आप भी फालतू का डर रहे हो? ये तो कोई होगी कोई औरत, छोड़ो, स्कूटर स्टार्ट करो और चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा, भाई मेरी हालत नहीं है स्कूटर चलाने की, तू ही चला। तो इस पर मैंने कहा, अरे भाई आप तो बहुत ज़्यादा घबरा गए, आपकी सांसें भी तेज हो रही है, मैं चला लूँगा स्कूटर, आप यहीं बैठकर थोड़ा देर इंतज़ार करो। तो इस पर उन्होंने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हो ना हो कुछ गलत होने वाला है। और इसके बाद वो भगवान का नाम लेने लगे। उनके बोलते ही उस महिला के रोने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी। सुनसान रात में वो आवाज़ बहुत ही डरावनी मालूम पड़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद ज़ोर ज़ोर से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर एक बार को तो मैं भी डर गया और मुझे भी अब लगने लगा कि हो ना हो बात कुछ और ही है जो हमको डरा रहा है। पर दूसरे ही पल कि इतनी रात का कौन महिला होगी और इस वक्त तो लोगों के सोने का समय होता है, तो फिर क्या कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है? मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक हमको ये एहसास होने लगा जैसे आंधी एकदम से रुक गई, हवाएं एकदम से चलनी बंद हो गई। ना कोई रोने की आवाज़ आ रहे थे और ना ही कोई हंसने की आवाज़। सब कुछ शांत हो गया और लगा कि अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। अचानक बदलाव हुए इस वातावरण से हमें राहत तो मिली,
पर जिस शांति के पीछे खौफनाक रात का सामना करने की हम में हिम्मत की थी, उसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। हम लोग जैसे ही स्कूटर के पास पहुंचकर स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे तो ये क्या स्कूटर के किक ही नहीं लग रहे थे। बार बार कोशिश करने पर भी किक इस तरह से जाम हो गई कि जैसे स्कूटर बरसों से खराब हो और जिसकी किक जंग की वजह से जाम हो गई हो। मैंने भैया से बोला, अरे भैया किक तो नहीं लग रही। उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की पर वो भी नाकामयाब रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस रात मैं पूरी तरह किक पर चढ़ गया और क्लच दबाने के बाद भी किक 1 इंच भी आगे नहीं आई। भैया इस बात से काफ़ी डर गए थे और कुछ हद तक अब मैं भी डर गया था। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि कहीं कोई परेशानी तो होने ही वाली है। मैंने ये देखने के लिए किक नीचे क्यों नहीं आ रहे, मैंने स्कूटर को ज़मीन पर लिटा दिया और कुछ कर पाता या कुछ समझ पाता, अचानक ही किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं स्कूटर के ऊपर ही जा गिरा। पीछे झट से देखा पर वहाँ कोई नहीं था। इस पर मैंने भैया से बोला, मैं ऐसे कैसे गिर गया? तो ये सुनकर भैया बोले, देख स्कूटर छोड़ और भाग यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं लग रही मुझे। हालांकि जगह तो मुझे भी ठीक नहीं लग रहे थे, मगर स्कूटर छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं था और मैं पैदल घर नहीं जाना चाहता था। तो इस पर मैंने कहा, थोड़ी देर बस देख लूँ क्या दिक्कत है, उसके बाद चल जाएंगे। भैया बार बार बोलते जा रहे थे कि यहाँ से निकलना चाहिए, मगर मैं उनकी नहीं सुन रहा था। तभी किसी के जोर से चीखने की आवाज़ कान के पर्दे में आकर रुकी। एक पल को लगा जैसे कान के पर्दे फट गए हों। मैं बहुत डर गया और परेशान भी हो गया कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब कुछ समझ नहीं आया तो मन बनाया कि चलो पैदल ही चलते हैं, सुबह आकर देखेंगे कि स्कूटर में क्या हुआ है। मैंने भैया को बोला, चलो पैदल ही चलते हैं। हमने स्कूटर की चाबी निकालकर सामान साथ लेकर चलने को तैयार हुए ही थे कि एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं पहना था हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक आए उस बालक से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। एकदम काला रंग, आंखें लाल लाल, और वो हमें ऐसे देख रहा था जैसे अभी हमारी ओर बढ़कर हम दोनों को कच्चा चबा जाए। हिम्मत करके मैंने कहा, कौन हो और इतनी रात का यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कुछ नहीं बोला, बस अपनी उंगली उठाई और हमारे पीछे की तरफ इशारा किया। हमने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था और जैसे ही आगे देखा तो वो बच्चा भी वहाँ नहीं था। हम दोनों बहुत डर गए और माथे में अब पसीने की लकीरें भी आनी शुरू हो गए थे। सोचा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। हम जल्द से जल्द अब घर पहुँचना चाहते थे। जैसे ही हमने कदम उठाए कि लगा हमारे सामान के बैग, वो जो बैग था जिसमें कैमरा था, वो बहुत ही भारी सा हो गया है। इतने ज़्यादा भारी हो जाने की वजह से कि मुझे उन बैगों को नीचे रखना पड़ा। अपने आप ही बैग इतने भारी कैसे हो गए ये समझ के बाहर था। भैया तो इतना डर गए कि उनके मुंह से आवाज़ तलक नहीं निकल पा रहे थे। वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। शायद ये उनकी अच्छी किस्मत थी कि उनको हनुमान चालीसा का पाठ पूरा याद था, इसलिए उनके बैग का वज़न बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया। पर जब मैंने अपना बैग उठाना चाहा तो वो इतना भारी हो चुका था कि मेरे से हिला भी नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भैया को एक नई ऊर्जा से मिल गई और उनका डर भी कम हो गया।
जिसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और फिर मेरे बैग का वजन भी एकदम से घट गया और फिर मैंने बैग उठाकर मैंने और भैया ने हम दोनों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। तभी हमें रोड के एक किनारे पर एक औरत और वही बच्चा बैठे हुए दिखे। वो दोनों घूर कर हमें ही देखे जा रहे थे, मगर हम लोग तेजी से भगवान का नाम लेते लेते जैसे तैसे वहाँ से भागकर अपने घर पहुँचे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कब्रिस्तान नाम ही लोगों को डराने के लिए काफ़ी होता है, और अगर किसी व्यक्ति से रात में कब्रिस्तान जाने को बोल दिया जाए तो वो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बचाने से ज़्यादा जान बचाने की सोचेगा। अजीबगंज गांव में एक काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान था। दिन में तो ये एक आम कब्रिस्तान की तरह शांत रहता था, पर रात होते ही कई तरह के संगीत और फिर चीख पुकार, ये उन सब चीज़ों से गूंज उठता था। गांव वाले भी शाम होते ही अपने घरों में कैद हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से रात के समय कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो फिर किसी को दिखता नहीं था, पर कई रातों तक लोगों को उसकी चीख पुकार जरूर सुनाई देती थी। गांव के लोग ये नहीं चाहते थे कि बाहर के लोगों को इसका पता चले और गांव में बाहरी आदमी आए, पर ये बातें ज़्यादा दिनों तक किसी से कहाँ छुपी रहती। राघव के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसने इसके पीछे की सच्चाई जानने की ठानी। राघव एक न्यूज़ रिपोर्टर था जिसे रहस्यमयी जगहों पर जाकर उसके पीछे की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने का शौक था। राघव ने सारी बातें अपने दोस्त फरहान को बताई। फरहान एक यूट्यूबर ब्लॉगर था जिसे रहस्यमय जगहों पर जाकर वीडियो बनाना अच्छा लगता था। राघव की बात सुनकर फरहान राघव के साथ अजीबगंज जाने को तय कर लिया। राघव ने सुना था कि सारी घटनाएं रात में होती है, तो उसने फरहान से कहा कि हमें ऐसे समय पर निकलना चाहिए कि रात के समय अजीबगंज पहुँचें। नियत समय पर राघव अपने कैमरामैन और फरहान के साथ अपनी कार से अजीबगंज चल दिया। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद तीनों अजीबगंज पहुँचे। जब उन्होंने गांव को हालत देखी तो चौंक गए, क्योंकि पूरा गांव वीरान था और सड़क पर सिर्फ कुत्ते ही दिख रहे थे। फरहान ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसी ने डरी आवाज़ में फरहान से कहा, तुम लोग चले जाओ, नहीं तो सब मरोगे। काफ़ी समझाने के बाद भी उधर से दरवाज़ा नहीं खोला गया। थक हार कर तीनों आगे बढ़े ही थे कि पैरों से अपंग एक आदमी आता दिखा। राघव ने तीनों का परिचय दिया और कब्रिस्तान में जाने के लिए मदद मांगी। पहले तो अपंग आदमी ने मना कर दिया, पर जब फरहान ने उसे 500 का नोट दिखाया तो वो मान गया। उस अपंग आदमी ने कहा कि जो भी घटना होती है वो रात के 12 बजे होती है और कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि जन्नत की हूर आती है। लोगों में डर फैला हुआ है, इसलिए नहीं तो आपने कभी ऐसी खूबसूरत औरतें नहीं देखी होगी। सबने तय किया कि रात के 12 बजे का इंतज़ार करते हैं। वो अपंग आदमी तीनों को कब्रिस्तान के पास एक जगह पर ले गया और कहा कि हम लोग यहीं इंतज़ार करेंगे। रात के 12:05 हो रहे थे। राघव और फरहान हल्की नींद में थे कि तभी संगीत की आवाज़ आनी शुरू हो गई। सबने जब कब्रिस्तान की ओर देखा तो कब्रिस्तान रोशनी से नहाया हुआ था। चारों कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। राघव और फरहान को तो होश भी नहीं रहा अपना कैमरा ऑन करने का और सभी कब्रिस्तान में और घुस गए।
कब्रिस्तान की सजावट और संगीत देखकर सभी मंत्रमुग्ध थे। वहां घूम रही औरतों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सीधे जन्नत से उतर कर आई हो। चारों कब्रिस्तान के अंदर आ चुके थे। रात के 1 बज चुके थे। चारों दुनिया से बेखबर बस सजावटों और औरतों को देखे जा रहे थे। अचानक एक औरत जिसका शरीर आग के लपटों से घिरा हुआ था दौड़ती हुई अंदर आई और दिल दहला देने वाली चीखों के साथ इधर उधर दौड़ने लगी। कब्रिस्तान में मौजूद सारे लोग ताली बजाकर ठहाके लगाने लगे। अब राघव और बाकी लोगों की निंद्रा टूटी। राघव उस औरत की मदद को जाना चाहता था, पर उस अपंग आदमी ने उसे रोक लिया और कहा कि यहाँ कुछ भी असली नहीं है। पूरा वातावरण जले हुए मांस के बदबू से भरा हुआ था। राघव और फरहान अपंग आदमी को झूठ बोलकर यहाँ लाने के लिए कुछ बोलते हैं उससे पहले ही वो जली हुई औरत नीचे गिर गई। फिर वो खड़ी होकर बाकी लोगों के साथ हंसने लगी और औरत के जले हुए मांस की जगह सड़कर लटक रहे थे। कैमरामैन तो ये दृश्य देखकर ही बेहोश हो गया। शायद कैमरामैन दिल का मरीज था। फरहान बेहोश होते होते बचा। राघव ने फरहान को संभाला और चारों ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। कब्रिस्तान अब रोशनी के बदले काली अंधेरी रात में घिर चुका था। सड़क पर कुत्ते बड़े जोर से रो रहे थे, मानो राघव, फरहान और बाकी लोगों की आने वाली मौत का मातम मना रहे हो। अचानक कब्रों में से भयानक आवाजें शुरू हो गईं। तभी राघव ने पीछे से आती आवाज सुनी। राघव ने मोबाइल के टॉर्च की लाइट में पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। कैमरामैन की लाश 2 भयानक जीव खा रहे थे और अपनी लाल आंखों से राघव और फरहान को घूर रहे थे। तीनों कब्रिस्तान से बाहर भागने लगे। तभी राघव को लगा जैसे वो अपंग इंसान गायब हो गया हो। कुछ आगे जाने पर एक बड़े से नाखून वाले हाथ ने कब्र में फरहान को खींच लिया। फरहान की चीख कब्रिस्तान में गूंज उठी। भागते भागते राघव किसी चीज से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। सुबह लोगों को सड़क पर एक गाड़ी और कब्रिस्तान में 3 नई कब्रें दिखी जो रात का हाल बयां कर रहे थे। पुलिस आई पर कुछ भी सबूत हाथ नहीं लगा और गांव के लोग कुछ बोलने को राजी नहीं थे। पुलिस ने राघव, फरहान और कैमरामैन को गुमशुदा करार कर दिया और अजीबगंज से चले गए। कुछ दिनों बाद 4 दोस्त रास्ता भटककर उस गांव में पहुंच गए। रात के 9 बज रहे थे और चारों आपस में बातें ही कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। तभी एक इंसान ने उनके कार के दरवाजे को खटखटाया और कहा, साहब, यहाँ रात में अजीब चीजें दिखती हैं। चारों दोस्त आपसी सहमति से उस इंसान के पीछे चल दिए। वो इंसान लंगड़ा कर धीरे धीरे उनके आगे चलता हुआ उन्हें जन्नत के हूरों में बताता जा रहा था और मुस्कुरा रहा था।